ओके, तो अब हम रिवाइज़ करने वाले हैं हमारा ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर ग्रुप ऑडिट जो आपको बोलना है। तो सबसे पहले क्या बोला हुआ है, तो कंपनी, ऐसी कंपनी जिसके पास क्या है, एक या एक से ज़्यादा सब्सिडरी है, एसोसिएट कंपनी या जॉइंट वेंचर है, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ये कौन बोलता है, ये बोलता है सेक्शन 129(3) ऑफ कंपनीज एक्ट। ठीक है, बनाने पड़ेंगे, तो कैसे बनाने पड़ेंगे, तो सो द प्रिपरेशन, अडॉप्शन एंड ऑडिट ऑफ सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल बी मुटेंडिस एंड मुटेंडिस अप्लाई टू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो हम नॉर्मल होल्डिंग कंपनी के जैसे बनाए थे ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वैसे ही हमें कैसे क्या करना है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने जाने हैं। ये कौन बोलता है, ये बोलता है सेक्शन 129 का क्लॉज 4। ठीक है, अब बनाने जाना है तो आपको क्या करना है, आपको शेड्यूल 3 को कंप्लाई करना है, एज वेल एज एप्लीकेबल एएस जो भी लग रहा होगा, इंड एस जो लग रहा होगा उसको कंप्लाई करना है। अगर आपके ऊपर इंड एस या एएस का रिक्वायरमेंट नहीं आता है तो आपको शेड्यूल 3 तो फिर भी कंप्लाई करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये शेड्यूल 3 का दिया होता है, कंपनी सेक्ट में दिया होता है, तो वो अलग हो गया ना इसके लिए। अच्छा, अब ये क्या बोल रहा है कि कुछ ऐसे सिचुएशंस हो सकते हैं ना जिसमें शायद आपको कंप्लाई ना करना पड़े इंड एस एएस या जिसके हिसाब से, तो फिर क्या कौन कौन से ऐसे सिचुएशन है। तो सबसे पहले कंपनीज एक्ट के लिए बात करेंगे। तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से आप कैसे समझो, जैसे एक है आपकी अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी, फिर है होल्डिंग कंपनी, फिर है एक इमीडिएट सब्सिडरी कंपनी एंड देन सब्सिडरी कंपनी। हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, हम इमीडिएट सब्सिडरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। ठीक है, इमीडिएट सब्सिडरी ने क्या करके रखा है, अपनी सब्सिडरी में 60% से ज़्यादा का उसका क्या है, कंट्रोल है। तो वो 60% कंट्रोल करती है सब्सिडरी को, तो 40% क्या हो जाएगा, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ठीक है, तो जो वो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वाले मेंबर्स हैं, तो वो जो भी अदर्स मेंबर हैं, ठीक है, जो हु आर इंटाइटल्ड टू वोट और हु आर नॉट अदरवाइज इंटाइटल्ड टू वोट, उन लोगों को क्या कर दिया गया है, उनको इंटीमेट कर दिया गया है कि, और राइटिंग में, और उनसे प्रूफ ऑफ डिलीवरी भी ले लिया गया है, और वो लोग क्या है, ऑब्जेक्ट भी नहीं कर रहे हैं कि अगर आप सीएफएस नहीं बनाते हो तो भी उनको चलेगा। तो दैट इज़ फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है कि आप लिस्टेड नहीं हो और नॉट इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग हो इंडिया और इंडिया के बाहर। ठीक है, सिक्योरिटीज़ को लेके कोई भी सिक्योरिटी आपकी लिस्टेड नहीं है, एज वेल एज आपकी जो इमीडिएट होल्डिंग, मतलब आपके ऊपर जो भी होल्डिंग थी या फिर आपकी जो भी अल्टीमेट होल्डिंग थी, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं रजिस्ट्रार के पास। तो अगर ऐसा सिचुएशन होता है, तीनों की तीनों कंडीशन कंप्लाई होते हैं, तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, आपको एक्सक्लूजन दे दिया जाएगा, आप चलेगा अगर आप सीएफएस नहीं भी बनाओगे तो भी। कौन नहीं बनाएगा, इंटरमीडिएट सब्सिडरी नहीं बनाएगी तो। ठीक है, दिस इज़ दी फर्स्ट एग्जम्पशन। सेकेंड, इंडेस के हिसाब से भी हमें एग्जम्पशन मिलता है। कहाँ पे क्या बोला हुआ है कि अगर जो इन्वेस्टमेंट एंटिटी है उसको सीएफएस नहीं बनाने पड़ेंगे, किसके हिसाब से, अगर वो क्या कर रही है, इंडेस 110 के हिसाब से वो अपनी सब्सिडरीज़ को मेजर करने जाती है, और किस पे मेजर करने जाती है, फेयर वैल्यू पे मेजर करने जाती है थ्रू P&L। ठीक है, मीन्स उसका पर्पस क्या है, उसका पर्पस है इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमाना। तो 3 कंडीशन देखनी है, क्या देखनी है कि भाई वो फंड्स लेती है इन्वेस्टर से और उनको क्या करती है, उनको इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का सर्विस देती है, फर्स्ट। सेकंड, उसका बिजनेस का पर्पस क्या है, तो टू इन्वेस्ट फंड्स और उस पर रिटर्न कमाना बाय कैपिटल अप्रिसिएशन और इन्वेस्टमेंट इनकम वगैरह लेके। एंड देन थर्ड, एवेल्यूएट करना कि भाई सारे इन्वेस्टमेंट जो उसके एवेल्यूएट करना परफॉर्मेंस कि भाई सारे इन्वेस्टमेंट्स क्या हैं वो फेयर वैल्यू पे मेजर करती है। देन अगर वो ये सारी कंडीशंस को कंप्लाई कर रही होगी तो फिर उसके केस में उनको भी सीएफएस बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सब्सिडरी में एज अ सब्सिडरी मतलब नहीं देख रही है, बल्कि वो सिर्फ उसको एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस देख रही है इसके लिए। अच्छा, अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी की कोई पेरेंट कंपनी है तो उसको बनाना पड़ेगा क्या, हाँ उसको बनाना पड़ेगा। अच्छा, वो भी इन्वेस्टमेंट कंपनी निकली तो वो भी कंडीशन कंप्लाई करिए तो फिर नहीं बनाने जाओ। तो क्या बोला हुआ है, अगर जो पेरेंट है इन्वेस्टमेंट कंपनी की उसको कंसोलिडेट करना पड़ेगा, अनलेस जो पेरेंट कंपनी है वो भी क्या है, इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो। ठीक है, फिर ये दो एग्जाम्पशन पढ़ लिया, एक हमने पढ़ लिया कंपनीज एक्ट के हिसाब से, एक हमने पढ़ लिया इंडेस के हिसाब से। ऐसे ही एक एएस के हिसाब से भी लगता है। कौन सा एएस लगेगा, तो एएस 21 लगता है यहाँ पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। वहाँ पे क्या बोला हुआ है, वहाँ पे ये बोला हुआ है कि जो सब्सिडरी है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा कंसोलिडेशन में से। कब एक्सक्लूड किया जाएगा, जब जो कंपनी है ना, मेन होल्डिंग कंपनी, उसका इंटेंशन क्या था, उसका इंटेंशन ही टेम्प्रेरी था। ठीक है, उसने जो शेयर्स एक्वायर की हैं वो क्यों एक्वायर करे हैं या हेल्ड करे हैं, तो वो उसने एक्वायर अभी कर लिए, पर वो बाद में क्या कर देगा, सब्सिक्वेंट डिस्पोजल कर ही देगा। तो अगर आपका ऐसा कोई पर्पस रहने वाला है तो उसके केस में क्या बोला हुआ है, उसके केस में बोला गया है कि आप क्या करो, इसको एक्सक्लूड कर दो। ये किसके हिसाब से बोला हुआ है, ये बोला हुआ है एएस के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल में 3 रीजंस हो गए जिनके कारण से हमारा क्या हो सकता है, जिनके कारण से हमारा हमें सीएफएस नहीं बना सकते। ठीक है, और
ये हो गया। अब आपको CFS बनाने जाना है, तो CFS कौन बनाएगा, कंसोलिडेशन का काम करेगा कौन, तो कंसोलिडेशन मैनेजमेंट करेगी। बुक्स ऑफ अकाउंट बना के देना तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी ना, तो वो करेगी। अब जब वो मैनेजमेंट करेगी तो मैनेजमेंट यहाँ पे कौन हो गया, पेरेंट कंपनी। तो पेरेंट कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो सबसे पहले उनको आइडेंटिफाई करना है कि वो सारे कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई कर लें जो उनको मर्ज करने जाने हैं CFS में। दूसरा, उनकी सारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देख ले, ठीक है, तो कंपोनेंट्स और कंपोनेंट्स का फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। इसके बाद वो जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो क्या होनी चाहिए, एक्यूरेट और कंप्लीट होनी चाहिए। इसके बाद वो देखने जाएंगी कि क्योंकि हमें मर्ज करना है तो हमारे सारे कंसोलिडेशन के एडजस्टमेंट्स कवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं वो, ठीक है। देन उसके बाद अगर गैप कन्वर्जन लग रहा होगा तो गैप कन्वर्जन लगाने जाओगे। फिर अकाउंटिंग पॉलिसी या अकाउंटिंग फ्रेमवर्क को हार्मोनाइज करना रहेगा, तो वो अगर दोनों में अलग अलग है तो वो करने जाओगे। सारे रिपोर्टेबल सेगमेंट्स देखोगे एज वेल एज रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स देखोगे। डन। तो आप जब एज एन पेरेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने जाओगे तो क्या क्या देखोगे, सारे कंपोनेंट्स आ गए, उनकी इन्फॉर्मेशन आ गई, उनका फिर उसके बाद कंप्लीट और एक्यूरेट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, उनका कंसोलिडेशन के एडजस्टमेंट्स उसमें कवर हो गए, गैप कन्वर्जन हो गया, हार्मोनाइजेशन हो गया, रिपोर्टेबल सेगमेंट्स आ गए एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स आ गए। तो ये सब आपको देखने जाना है, किसको, पेरेंट कंपनी के को, ठीक है। देन एज एन ऑडिटर आपकी क्या जिम्मेदारी है, तो यहाँ पे इन सिंपल क्या करो आप, वही नॉर्मल सारा काम है। तो आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने आप को सेटिस्फाई करना कि भाई जो CFS बना है वो एज पर एप्लीकेबल FRF बना है। ओपिनियन देने जाना कि भाई ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। उसके बाद अगर किसी मैटर पे इंक्वायरी करनी है तो वो कर लो 143(1) के हिसाब से। कोई मैटर को रिपोर्ट करना है 143(3) के हिसाब से तो वो कर लो, और चेक कर लो कि भाई ये वैलिडेट कर भी रहा है रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ CFS या फिर नहीं, मतलब यहाँ पे CFS बनाना ज़रूरी था भी या नहीं था। तो आप वो चीज़ें भी क्या करने जाओगे, चेक करने जाओगे। देन तो अभी तक मैं देख लिया कि कब बनाना है, किसको नहीं बनाना है, पेरेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड देन ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव है। देन अब कौन आएगा, मैनेजमेंट आएगा। तो मैनेजमेंट से आप कुछ चीज़ों का आप क्या करोगे, रिप्रेजेंटेशन लोगे। तो उन्होंने क्या क्या देखा, उन्होंने देखा था कि भाई कंपोनेंट्स को, तो सबसे पहले लोगे कंपोनेंट्स के कंप्लीटनेस के ऊपर। दूसरा उन्होंने देखा था सेगमेंट्स के, तो आप रिपोर्टेबल सेगमेंट्स का लोगे। फिर उन्होंने कैसे आइडेंटिफाई करे। तीसरा रिलेटेड पार्टी देखा था, तो रिलेटेड पार्टी। चौथा उन्होंने एडजस्टमेंट्स देखे थे, तो वही परमानेंट एंड करेंट पीरियड के एडजस्टमेंट्स एज वेल एज इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन्स अगर कुछ हुए हैं तो उन सब के ऊपर क्या लोगे, आप उनसे रिप्रेजेंटेशन ले लोगे। देन अब एज एन ऑडिटर आपको काम करने जाना है। तो जब आप काम करोगे तो आप मटेरियलिटी के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखोगे। यहाँ पे जो मटेरियलिटी देखी जाती है ना, वो 2 लेवल पे देखी जाती है। सबसे पहले आप मटेरियलिटी कंसिडर करोगे फॉर द ग्रुप एज अ होल, ठीक है, जो आपको हेल्प करेगी टू असेस दी कंसोलिडेशन के एडजस्टमेंट। पूरे ग्रुप के लिए बात हो रहा है ना, CFS के लिए बात हो रहा है ना, तो CFS में क्या होता है, एडजस्टमेंट होता है। तो एडजस्टमेंट्स के अपने क्या कर पाएंगे, अपने यहाँ पे उसको असेस कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्योंकि हमने मटेरियलिटी निकाली है फॉर द ग्रुप एज अ होल, तो आपको ये देखना है कि भाई जो कंपोनेंट्स हैं वो हमारे लिए मटेरियल है भी या नहीं है तो वो हमारे स्कोप के अंदर आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। ये देख लिया, तो देन सेकंड आप ये देखने जाओगे, ये भी किसके लिए बोला गया, ये एज अ होल के लिए देखा गया। आपने कंपोनेंट निकाल लिया ना, तो अब आप कंपोनेंट की भी मटेरियलिटी निकालने जाओगे, ठीक है। और वो मटेरियलिटी का क्या करोगे, वो जाके वो कंपोनेंट के ऑडिटर को बता दोगे, ठीक है। जब आप वो बताने जाओगे उस टाइम पे आप उनसे उनका इंडिपेंडेंस, कोड ऑफ एथिक्स और कोई अगर आपको एक्स्ट्रा में इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप उनसे वो वाली इन्फॉर्मेशन ले लोगे। तो क्या बोला गया है, मटेरियलिटी निकालनी है होल के लिए, उसके बेसिस पे एडजस्टमेंट देखने हैं, कंपोनेंट्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने हैं कि भाई वो मटेरियल है भी या नहीं, स्कोप में आ रहे हैं या नहीं। फिर उसके बाद आपको दूसरे ऑडिटर का काम लेना है, तो दूसरे ऑडिटर को मटेरियलिटी निकाल के दो, उसको वो कम्युनिकेट करो और उससे उसका इंडिपेंडेंस, वो कोड ऑफ एथिक्स और इन्फॉर्मेशन ले लो अगर कुछ आपको चाहिए तो, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है ना कि दूसरे ऑडिटर ने अपने रिपोर्ट्स को मैं मॉडिफिकेशन देके रखा हो या एम्फेसिस ऑफ मेटा पैराग्राफ डाल के रखा, तो ज़रूरी है क्या वो उसके लिए अगर मॉडिफिकेशन हो तो आपके लिए भी हो, नहीं है ना। तो फिर आप यहाँ पे जब ये चीज़ों को देखने जाओगे तो यहाँ पे आप अपने बेसिस पे मटेरियलिटी डिसाइड करोगे कि आपके हिसाब से वो मटेरियल है या नहीं है, ठीक है। तो इतना हुआ, आप सब चीज़ें देख ली, सब चीज़ें कंसिडर कर ली, आप ऑडिट करने चाहिए। अब सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सबसे पहले होता है प्लानिंग करना। तो जब आप प्लानिंग करने जाओगे तो क्या क्या देखोगे, प्लानिंग करते टाइम हम क्या करते हैं, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग किसका लेंगे, ग्रुप का स्ट्रक्चर का। ग्रुप का स्ट्रक्चर क्यों, ताकि हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, वो देख लिया। उसके बाद उनके कंट्रोल्स देखने जाओगे, ठीक है।
रिस्क देखने के लिए कंट्रोल भी तो देखना पड़ता है, तो कंट्रोल देखने जाओगे। अब कंट्रोल में कौन कौन से कंट्रोल्स देखोगे, तो आईटी सिस्टम की कंट्रोल देखोगे, जनरल कंट्रोल देखोगे और एप्लीकेशन आईटी रिलेटेड कंट्रोल देखोगे। मैनुअल है, ऑटोमेटेड है, क्या है, सब मतलब इन सिंपल सारे कंट्रोल्स देखोगे। फिर उसके बाद आप पेरेंट की अकाउंटिंग पॉलिसी देखोगे, उनके कंपोनेंट्स की अकाउंटिंग पॉलिसी देखोगे, क्या कंसोलिडेशन का प्रोसेस फॉलो हुआ है और कैसे उन्होंने, अगर कोई फॉरेन कंपोनेंट था तो उसको ट्रांसलेट किया गया है इन दी लोकल करेंसी। तो वो सारी चीज़ें आप देखोगे। इन सिंपल अब आप अमाउंट्स पे आ गए। पहले प्रोसेस समझ लिया, प्रोसेस समझने के बाद आप देखने गए कि भाई क्या अकाउंटिंग पॉलिसी है, कैसे ट्रांसलेशन किया गया। अब सब कुछ देख लिया, सब देख के आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पे क्या रोमा में क्या नहीं है, मटेरियलिटी भी निकाल दिया था। उसके बेसिस पे अब आप क्या करोगे, नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंड डिसाइड करोगे अपने ऑडिट प्रोसीजर का। ठीक है, अब सारा काम खुद करेंगे क्या, नहीं। उसके बाद फिर आप देखोगे कि आपको दूसरे ऑडिटर का ज़रूरत पड़ने वाला है। अगर पड़ने वाला है तो उसके साथ क्या कर लो, ऑडिट कोऑर्डिनेट कर लो कि भाई ये काम परफॉर्म करने को रहेंगे। डन। प्लानिंग कर लिया, प्लानिंग करने के बाद अब काम करने जाएंगे। काम करने जाएंगे तो क्या क्या करेंगे, सबसे पहले अपना देख लो कि हमने क्या कुछ पहले का करके रखा है क्या, तो वर्किंग पेपर देख लो अपने पुराने। फिर ऑडिटर, एज अ ऑडिटर आप मैनेजमेंट से पूछने जाओगे कि भाई मैनेजमेंट एक आप बात बताओ, आपने कैसे नए कंपोनेंट को आइडेंटिफाई किया और कैसे डिसाइड किया कि ये कंपोनेंट हमारा रिपोर्टेबल सेगमेंट से बाहर जाना चाहिए, वो पूछ लिया। फिर जो वो बताएंगे उस चीज़ को क्या करोगे, आप जज करोगे कि भाई पेरेंट का प्रोसीजर ठीक है भी या नहीं है। ठीक है, फिर आप देखोगे कि भाई जो इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने बताए हैं वो उसको रिव्यू करने जाओगे, पेरेंट के भी, कंपोनेंट के भी, ताकि आपको पता चल सके शेयर होल्डिंग बैठ भी रही है या नहीं बैठ रही है। ठीक है, क्या खाली पेरेंट सब्सिडरी देखते हैं क्या, नहीं। जॉइंट वेंचर के लिए भी देखने जाएंगे, जॉइंट अरेंजमेंट के लिए भी देखने जाएंगे, अदर अरेंजमेंट के लिए भी देखने जाएंगे, और ये सब देख के देखेंगे कि कहीं पे कोई चेंज इन शेयर होल्डिंग तो नहीं हो रहा है क्या। ये सारी चीज़ों के लिए हम क्या करने जाएंगे, अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने जाएंगे। ठीक है, अब जब हम ये ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होंगे ना, तो कुछ कुछ जगहों पे हमें स्पेशल ध्यान देना रहेगा। ठीक है, तो उनको बोला जाएगा स्पेशल कंसिडरेशन। अब बोल रहे हैं ना एडजस्टमेंट करने, तो दे आर बेसिकली टू टाइप ऑफ एडजस्टमेंट्स। एक होते हैं परमानेंट नेचर के, एक होते हैं करेंट पीरियड के लिए। परमानेंट नेचर के एडजस्टमेंट क्या होते हैं, जो कि क्या है फर्स्ट टाइम हुए हैं या फिर जब भी शेयर होल्डिंग चेंज करी गई है तब हुए हैं, तो उस टाइम पे आपको जो एडजस्टमेंट करने रहते हैं उनको बोला जाता है परमानेंट एडजस्टमेंट। अब वहाँ देखो अपने एफआर में देखा है ना कि भाई क्या क्या हो रहा होता है, गुडविल निकालते हैं, कैपिटलिज्म निकालते हैं, फिर माइनॉरिटी की शेयर होल्डिंग निकालते हैं, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का शेयर होल्डिंग निकालते हैं, तो वही सारी चीज़ों को आपको चेक करने जाना है। तो जब आप चेक करोगे तो आप कैसे चेक करोगे, किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दोगे, तो उस टाइम पर आप डिटरमाइन करोगे कि भाई प्री एक्विजिशन का रिजर्व सही निकला है या नहीं निकला है, उसको प्रॉपरली बांटा गया है दोनों के बीच में या नहीं बांटा गया है, पेरेंट और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के बीच में। ठीक है, आप अगर कोई भी चेंजेस हुए हैं तो आप वो देखोगे कि भाई वो चेंजेस प्रॉपरली कंसिडर किए गए हैं या नहीं किए गए, किस कारण से चेंजेस हो सकते हैं, जैसे सब्सिक्वेंट एक्विजिशन या डिस्पोजल ऑफ कंपोनेंट। तो वो सारी चीज़ों को आपकी क्या जिम्मेदारी है, आप चेक करने जाओगे। इसके बाद करेंट पीरियड के कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। करेंट पीरियड के एडजस्टमेंट मतलब जो आपको करेंट ईयर में हुए हैं वो, जैसे कि ड्यू टू इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन और उनके बैलेंसेस। तो इधर क्या क्या हो सकता है, आपस में एक दूसरे का क्या चल रहा है, एक दूसरे का इंडेपेंडेंस, एक ने दूसरे को लोन दे दिया, दूसरे ने पहले को लोन दे दिया, ये चल रहा है। तो वो क्या लोन थोड़े ना है, फिर तो एक ने लोन दिखा दिया, एक ने इन्वेस्टमेंट दिखा दिया, वैल्यू बढ़ गई, तो वो थोड़े ना होगा, तो वो हो सकता है। देन उसमें फिर ऐसी उसके ऊपर की इंटरेस्ट हो सकती है, तो इंटरेस्ट पेड और रिसीव्ड हो सकता है, तो वो आपको उठाने जाना पड़ेगा। ठीक है, एक ने दूसरे को असेट दे दी और उसको वो भी प्रॉफिट पे दे दी, तो फालतू में दूसरे के पास असेट चली गई, उस पर आपके बुक्स में प्रॉफिट आ गया, तो ये क्या है, ये अनरियलाइज नेचर का जो प्रॉफिट है वो आपको उठाना पड़ेगा। इसके कारण आपके पास डेफर टैक्स आ सकता है, तो आपको वो उठाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई सब्सिक्वेंट इवेंट या ट्रांजेक्शन हो सकता है बिटवीन द बैलेंस शीट डेट एंड द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, तो वो देखना पड़ेगा। एडजस्टमेंट हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है ना कि भाई जो कंपोनेंट है उसकी रिपोर्ट, उसका बैलेंस शीट किसी और दिन पे बना हो और आपकी बैलेंस शीट जो है पेरेंट की वो किसी और दिन बनी है, तो उनके बीच में कुछ एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं, तो आपको वो कंसिडर करने जाना पड़ेगा। ठीक है, फॉरेन कंपोनेंट हो सकता है कोई, तो उसके कारण क्या हो सकता है, आपको देखना पड़ेगा कि भाई वो प्रॉपर्ली कन्वर्ट हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो देखने जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देखने जाएंगे। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा कभी और बैलेंस शीट क्लोज हुआ है और बाहर किसी दूसरे कंपोनेंट का कोर कभी और हो सकता है ना, जैसे उधर और कहीं कोई दूसरा फाइनेंशियल ईयर चलता हो या कोई दूसरा उनका अकाउंटिंग पीरियड हो, तो कितना डिफरेंस हो सकता है, तो एएस के हिसाब से 6 महीने का और हमारे इंड एस के हिसाब से कितना हो सकता है, तो 3 महीने का। इतना डिफरेंस क्या है हमारे लिए अलाउड है, इससे ज़्यादा अलाउड नहीं है। ठीक है,
क्या इतना ही चीज़ें देखने जाना है क्या? नहीं, इसके अलावा जो आपके पास डॉक्यूमेंट है वो उसमें काफ़ी कुछ डिस्क्लोजर्स दे के रखे हैं, तो कुछ डिस्क्लोजर्स मना करे हुए हैं कि भाई हमें यहाँ पे CFS में ज़रूरत नहीं है, आप ये सारी चीज़ें मत बताने जाओ। तो किन चीज़ों को मना किया गया है? तो जैसे भाई आपने बोनस शेयर्स इशू करे तो उसका सोर्सेज क्या था वो हमें मत बताओ। आपने अनयूटिलाइज मनी को कहाँ पे इन्वेस्ट किया वो मत बताने जाओ। आपने MSME के अंदर कोई डिस्क्लोजर देना है तो वो मत बताओ। आपका कितना इम्पोर्ट है ऑन द CIF बेसिस, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स, कैपिटल गुड, वो हमें नहीं जाना। आपने कितना एक्सपेंडिचर किया फॉरेन करेंसी पे फॉर रॉयल्टी, प्रोफेशनल फीस, इंटरेस्ट, अदर मैटर्स, आप वो हमें मत बताओ। आपने कितना इंपोर्ट किया है रॉ मटेरियल, स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट का, वो मत बताओ। आपने इंडिया से कितना रॉ मटेरियल वगैरह लिया, आपने फॉरेन करेंसी में कितना पैसा भेजा ड्यू टू डिविडेंड, आपने फॉरेन एक्सचेंज में कितना अर्निंग किया, तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं जानी, तो ये आप हमें मत बताने जाओ। फिर लास्ट में एक पार्ट आता है रिपोर्टिंग का। रिपोर्टिंग में पहला क्या बोला गया है कि जो पेरेंट कंपनी का ऑडिटर है वही ऑडिटर है सारे कंपोनेंट्स का। बहुत इजी है, हम ही ने सबको चेक किया है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ईजिली देखने जाएंगे कि भाई सारा हमने एज़ पर AS रेलिवेंट AS जो हो रहा है वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन के टाइम पे सारे डिस्क्लोजर्स देखने जाएंगे। अगर किसी डिस्क्लोजर से हमारा डेविएशन हो रहा है या फिर हम डिपार्चर ले रहे हैं तो हम यूज़र्स को बताने जाएंगे। हम अपना ऑडिट रिपोर्ट इशू करेंगे, उसमें ओपिनियन देंगे कि भाई ये सब कुछ ट्रू एंड फेयर व्यू देता है, बैलेंस शीट PNL सब कुछ सही देता है। और अगर CFS बन रहा होगा तो अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट वो वाला CFS कैश फ्लो स्टेटमेंट बन रहा होगा तो वो भी ट्रू एंड फेयर रिव्यू देता है या नहीं देता है, तो ये बताने जाएंगे, ठीक है। अगर जो पेरेंट कंपनी का ऑडिटर है वो सारे कंपोनेंट्स का ऑडिटर नहीं है तो फिर उसके केस में क्या हो जाएगा, उसके केस में फिर हमें बाकी के ऑडिटर्स का हेल्प लेना पड़ेगा, तो हमें अदर ऑडिटर वाला पॉइंट ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इधर ऐसे 600 लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप किसी दूसरे की हेल्प ले रहे हो तो आप अपने रिपोर्ट में बताने भी जाओगे, तो अपने ऐसे 706 के हिसाब से रेफरेंस देंगे कि अपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कि भाई हमने कितना काम दूसरे से कराया है, तो व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोर्शन जो हमने यूज़ किया है। फिर इसके बाद और क्या बताने जाएंगे, ये बताएंगे कि भाई दूसरे बंदे ने कितना काम चेक किया है, तो परसेंटेज में बताओगे इन ऑफ टोटल असेट्स, रेवेन्यू एंड कैश फ्लो के। इसके बाद आप बताओ, अच्छा ये जो अमाउंट लोगे वो बिफोर एडजस्टमेंट लोगे आफ्टर एडजस्टमेंट लोगे, तो बिफोर एडजस्टमेंट लेने जाएंगे। और बताने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि हम कोई क्वालिफिकेशन दे रहे हैं, जस्ट सिर्फ एक हमें इंडिकेशन दे रहे हैं कि भाई जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो दोनों के बीच में डिवाइडेड थी। डन। इसके बाद अगर कंपोनेंट्स का जो अकाउंटिंग का फ्रेमवर्क है वो अलग है और पेरेंट का फ्रेमवर्क अलग है, हो ही सकता है कि भाई वो कोई दूसरा फ्रेमवर्क फॉलो करता हो और हम कोई दूसरा फ्रेमवर्क फॉलो करते हो ड्यू टू जोग्राफिकल एरिया, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो फिर क्या करना पड़ेगा, आप जो भी पेरेंट है मैनेजमेंट है जो भी पेरेंट कंपनी में, वो क्या करेगा, वो कन्वर्जन करने जाएगा कंपोनेंट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ठीक है। और फिर आप चेक करने जाओगे कि भाई एडजस्टमेंट ठीक से हुए हैं या नहीं हुए। फिर जब आप चेक करोगे तो एक तो ये हो सकता है कि पेरेंट ने चेंज कर दिया, दूसरा क्या हो सकता है जो कंपोनेंट का ऑडिटर है ना वही क्या कर सकता है, वही अपने को कन्वर्ट करके दे सकता है। अब वो कैसे कन्वर्ट करेगा, उसको कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसको हम क्या करेंगे, ग्रुप अकाउंटिंग मैनुअल दे देंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अब आप चेक करने जाओगे कि भाई जो ग्रुप अकाउंटिंग मैनुअल के हिसाब से जो परफॉर्म किए गए हैं प्रोसीजर वो ठीक है या नहीं है। तो सेकेंड आप देखोगे कि भाई वो कंप्लाइंसेस ठीक से हुए हैं या नहीं हुए। देन एक रीज़न क्या हो सकता है कि जो कंपोनेंट ऑडिटर की रिपोर्ट है वो अलग है आपके रिपोर्ट से, तो आप क्या करोगे, कंसिस्टेंसी लाने के लिए आप पेरेंट ऑडिटर क्या करेगा, रिलाई करेगा इन द अदर ऑडिटर्स के रिपोर्ट के ऊपर, और कब जब वो क्या की होगी, ऑडिट की होगी एज़ पर दी इंडियन जनरली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है। तो ये हो गया, ये तो इजी सा था। देन इसके बाद एक और हो सकता है कि भाई जो कंपोनेंट है ना वो ऑडिटेड ही नहीं है। अगर वो देखो इन जनरल सर्कमस्टेंसेस तो क्या होगा, ऑडिटेड होगा या सब्जेक्ट टू ऑडिट होगा, ठीक है। अगर नहीं है तो क्या डायरेक्ट मना कर दें, नहीं। फिर उसके केस में हम देखेंगे कि भाई उसका क्या इफेक्ट आने वाला है, तो उसका हम पॉसिबल मॉडिफिकेशन देखेंगे क्या आएगा हमारे रिपोर्ट के ऊपर। देखने भी क्यों जाना है, क्योंकि हम सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं ले पाए हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम देखने जाएँ। फिर जब आप वो देख लोगे तो फिर आप बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव फैक्टर्स को कंसिडर करोगे और उसके बेसिस पे जाके अपना क्या दोगे, मॉडिफिकेशन देने जाओगे। तो हमारा जो पूरा चैप्टर था ऑडिट ऑफ CFS या ग्रुप ऑडिट वो क्या बात करता है, तो यही सब बात करता है।